हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये हमारी बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है बच्चों? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अगर हमारे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आ जाती है तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और इसको हम पहले 1986 में स्टडी करते थे। अब ये 2019 में आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस हमारी किताबों में दे रखे हैं, जैसे फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का जो इग्नोरेंस है ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो किसी बात से अपने इग्नोरेंट है तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और किस तरह से कंज्यूमर के कोई भी प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके इंटरेस्ट को सेव किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन जो कंज्यूमर का होता है उसे भी हम रोक सकते हैं। और अगर बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, इथिकल जस्टिफिकेशंस भी है बच्चों। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो दो तैयार करें, दो बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से और दो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इंपॉर्टेंस रेडी करें। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं। तो 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं। अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं और आपको सेफ चीज नहीं प्रोवाइड की जा रही है, सेफ चीज नहीं है जो आपने खरीदी है, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट हर्ट हो रहा है उसे कहते हैं राइट टू सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन परचेज की बच्चों, और जब घर आए तो आपने जैसे ही उसको यूज किया तो वो एकदम बस्ट हो गई, उसमें से करंट वगैरह भी आ गया और भी नुकसान हुआ आपका। तो यहाँ पर कौन सी राइट हो रही है? राइट टू सेफ्टी। ऐसे आपने कोई गैस सिलेंडर परचेज किया, ठीक है, तो इस तरह की चीजें जब आप लेते हैं तो आपको अनसेफ चीज नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट ओवरलुक हो रहा है, वॉइड हो रहा है, उसे बोलेंगे राइट टू सेफ्टी। अगर आपने शॉपकीपर ने आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, इंफॉर्मेशन हाइड कर ली है, तो यहाँ पर आपका जो राइट हर्ट हो रहा है उसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंज्यूमर को परचेज करते टाइम सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन उससे हिडन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा राइट टू मेक चॉइस। कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं तो कभी भी कोई भी सप्लायर फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही सामान लें, तो ये राइट होता है हमारा राइट टू मेक चॉइस। इस राइट टू चूज भी इसको हम कहते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी हमारा एक राइट होता है, जहां पर हमारे कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको जरूर सारी जो राइट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए बाय द कॉन्सर्ट्स, बाय द रोड शोज, बाय द पब्लिक शोज, कि भाई सरकार ने उनके लिए क्या क्या राइट्स रखे हुए हैं, क्या क्या राइट्स उन्हें मिले हुए हैं। एक और राइट है बच्चों जिसे हम कहते हैं राइट टू बी हियर्ड। मतलब अगर हम अपनी कोई भी कंप्लेन लेकर सप्लायर के पास जा रहे हैं तो वो हमें इग्नोर ना करे, हमारी प्रॉब्लम को सुने, तो उसे कहते हैं राइट टू बी हियर्ड। और अगर हमें कोई पूछे कि हम किस एजेंसी के पास अपनी बात को रखें, शिकायत दर्ज कराएं, तो उसे कहते हैं राइट टू सीक रीड्रेसल, जिसके लिए हमारे पास 3 रीड्रेसल एजेंसीज हैं, जिसका डिस्कशन अभी नेक्स्ट पॉइंट पर करूंगी। तो कौन कौन से राइट्स हो गए हमारे? राइट टू बी हियर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो दीज आर द राइट्स, 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब बच्चों राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली है हमारी इंसिस्ट फॉर कैश मेमो। आप कभी भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें। आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी खलनायक, कौन सी मूवी आई थी पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन उस मूवी में जो हीरो होता है वो बनता है क्या, सीएम वगैरह बनता है। तो वहां बताया गया है पूरा कि भाई जब भी आप कोई चीज खरीदें तो आप इंसिस्ट करें कि आप कैश
मेमो जरूर ले। अगर आपको मूवी का नाम याद आ गया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ, जिसमें ये था कि वो पूरा सीएम वगैरह बनता है वनडे का और बताता है कि आपको जब भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लेना चाहिए, ताकि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कम से कम ये प्रूफ कर पाए कि ये सामान आपने वहीं से लिया है। नेक्स्ट है कॉशियस कंज्यूमर। आज का जो कंज्यूमर को कॉशियस होना चाहिए, बाय ब्लाइंडली कोई भी सामान नहीं खरीदना है कि कोई भी कह रहा है तो ठीक है ले लेंगे, नहीं। दूसरा है राइट टू सीक, ड्यूटी टू कंप्लेन फाइल करने की ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई उसके कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो घर पे ना बैठे, अरे यार केस करेंगे तो क्या होगा, ना ना ना, उसे अपनी बात अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। देन नेक्स्ट है डू नॉट कैरी अवे विद एडवर्टाइजमेंट, कंप्लीटली एडवर्टाइजमेंट पे फेथ नहीं करना है। तो ये सारे ड्यूटीज हैं और 4 ड्यूटीज, कम से कम 4 से 5 ड्यूटीज तैयार करिए। एक बार 5 ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जाम में पूरे 5 नंबर में आ गई थी, तो मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से कम 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज तैयार कर लें। उसके अलावा में कुछ सिंबल्स याद कर लें, जैसे ISI मार्क है, ये आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए होता है। BIS मार्क या हॉलमार्क आपकी ज्वेलरी के लिए होता है। वूल मार्क वुलन सामान के लिए होता है। इको मार्क इको फ्रेंडली सामान के लिए, और एग मार्क ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है बच्चों ना। हु कैन फाइल अ कंप्लेन, तो 5 आंसर है इसके। एनी कंज्यूमर, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, एनी सर्विस, एनी लीगल हायर, और एनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 5 लाइन लिखेंगे तब आपको ये आंसर के मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, अगेंस्ट होम कंप्लेन कैन बी फाइल, आप किसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, तो सप्लायर के अगेंस्ट कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर के। विद इन हाउ मेनी डेज कंप्लेन कैन बी फाइल, विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लेबोरेटरी में जा रहा है तो 5 मंथ्स में आप कंप्लेन कर सकते हैं। और क्या क्या आपको रेमेडीज मिलती हैं, तो रिमूव हो जाते हैं डिफेक्ट्स, रिप्लेस हो जाता है सामान, रिफंड हो जाते हैं प्राइस, और आपकी जो रिप्लेस हो जाता है, रिफंड हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और साथ में हैजर्डस गुड्स को दोबारा से सेल नहीं करेंगे, कंपेंसेशन प्रोवाइड हो जाता है। और बेटा और साथ में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे हैजर्डस सामान की, और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। ये सारी रेमेडीज प्रोवाइड होती हैं बच्चों, तो याद रखेंगे इन आंसर्स को। और कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली है बच्चों हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम भी कहते थे, अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं। दूसरा है हमारा स्टेट कमीशन, और तीसरा है नेशनल कमीशन। तीनों के बारे में समझ लेते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, 1 करोड़ तक की सारी कंप्लेन यहाँ सुनी जाती है। 1 करोड़ से ऊपर की सारी कंप्लेन्स, मतलब 10 करोड़ तक की सारी कंप्लेन्स स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर की कंप्लेन्स नेशनल कमीशन में सुनी जाती हैं। और इसके 3 मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स। और जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। लेबोरेटरी में चेक होने जाता है, अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं होती तो केस वहीं खत्म। और अगर लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसमें कोई भी प्रॉब्लम ग्रेवियंसेस पाई जाती है तो उसको हम रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, जो रेमेडीज मैंने बताई। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वजह से आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट को सेटिस्फाई नहीं है तो आप विद इन 45 डेज अपील कर सकते हैं टू द स्टेट कमीशन बाय पेइंग द 50% ऑफ द प्रोडक्ट अमाउंट। सेम प्रोसेसिंग स्टेट कमीशन में होता है। इसमें भी हमारे 5 मेंबर्स होते हैं, 3 नहीं 5 मेंबर्स होते हैं, 1 प्रेसिडेंट और रिमेनिंग अदर मेंबर्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का, और अपील होने के बाद जब जजमेंट होते हैं तो अगर आपको प्रॉब्लम मिल गई तो जजमेंट होगा, नहीं है तो केस वहीं खत्म हो जाता है। अगेन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप 30 डेज के अंदर नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं बाय पेइंग द 50% प्रोडक्ट अमाउंट एज पेनल्टी। और फिर उसके बाद भी सेम प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 मेंबर ही होते हैं, 1 प्रेसिडेंट अदर 4 मेंबर्स, इन दैट 1 शुड बी अ वुमेन। और इसका जो जज प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है।
और यहाँ पर भी टेस्टिंग होती है लेबोरेटरी। और अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पर आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये अपील केवल वही कर सकता है जिसने फर्स्ट टाइम केस को नेशनल कमीशन में ही दर्ज कराया है और वही कंप्लेन की है, मतलब 10 करोड़ से ऊपर का उसका प्रोडक्ट अमाउंट है, तो वो नेशनल कमीशन से अपील ले जा सकता है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रोसेसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी बुक से कोई तैयार नहीं करेगा, न्यू बुक्स में नए रेट दे रखे हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनजीओ क्या होती हैं, तो 4 कम से कम एनजीओ का नाम, गवर्नमेंट एनजीओ का, पब्लिक एनजीओ का याद रखें। जैसे कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया जो मुंबई में है, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई में है, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में है और कॉमन कॉज न्यू दिल्ली में है। और कट्स तो आपने सुना ही होगा, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, ये भी हमारा एक एनजीओ है। इनमें से 4 एनजीओ के नाम याद रखें और 4 ही इसके फंक्शन तैयार करें। पहला फंक्शन तो आपको मैंने बताया था, जो कंज्यूमर की डेफिनेशन को हु कैन फाइल अ कंप्लेन, तो उसमें एक पॉइंट आया था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक फंक्शन होता है कि ये ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं। एजुकेटिंग द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स, मोटिवेटिंग द पीपल टू टेक द क्वालिटी मार्क थिंग्स ओनली, and filing complaint on behalf of consumer, providing legal support to the consumer, encouraging the consumer to protect themselves against any wrong exploitation done against them। तो इस तरीके के 4 फंक्शंस एनजीओ के और 4 एनजीओ के नाम, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर ड्यूटीज, इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, तीनों रिड्रेसल एजेंसीज, शॉर्ट क्वेश्चंस और जो हमारे क्वालिटी मार्क्स थे वो, और 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनको तैयार करिए। इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको रिवाइज करिए। अब एक चैप्टर और उसका रिवीजन और करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।